स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग? सब बढ़िया? तो एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल chemistry.com में। दोस्तों, आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्लास 12 के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डेनियल सेल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता होगा कि डेनियल सेल एक ऐसा टॉपिक है जो कि हर बोर्ड एग्जाम में पूछता है। इससे हर बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन हर साल आती है और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो उसके लिए भी आपको इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का यह टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। तो खासकर वैसे बच्चे जो क्लास 12 के 2023 के बिहार बोर्ड या किसी भी बोर्ड के एग्जाम देने वाले हैं, इस वीडियो को जरूर देखिए क्योंकि डेनियल सेल से आपके क्वेश्चन वहां पे आने ही आने हैं। तो इस वीडियो के लास्ट तक आप बने रहिएगा क्योंकि इस वीडियो में हम लोग डेनियल सेल का निर्माण, डेनियल सेल की अर्ध सेल अभिक्रियाएं, डेनियल सेल की सेल अभिक्रिया, साथ ही साथ लवण सेतु का कार्य तथा डेनियल सेल कैसे कार्य करती है, इन सभी टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं और सबसे पहले डिस्कस करते हैं डेनियल सेल के निर्माण के बारे में कि डेनियल सेल का निर्माण कैसे होता है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा, बहुत मजा आएगा, मैं आपको इस बात की गारंटी दे रहा हूं। बस आप वीडियो के अंत तक बने रहिएगा जरूर। तो देखिए, जैसा कि यहाँ पे देख रहे होंगे कि दो पात्र है, एक हमने पात्र ए लिया है और एक पात्र हमने बी लिया है। और पात्र ए में जो है हमने एक छड़ लिया है, इसको बोलते हैं हम लोग जिंक छड़। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? जिंक छड़। और दूसरे पात्र में जो छड़ है इसको हम लोग बोलते हैं कॉपर छड़। जो पात्र ए में हमने विलयन लिया है यह ZnSO4 विलयन है और जो पात्र बी में विलयन है यह CuSO4 का विलयन है। दोस्तों, आपको पता होगा कि इलेक्ट्रोड का निर्माण कैसे किया जाता है। तो इलेक्ट्रोड का निर्माण, जिस धातु का इलेक्ट्रोड बनाना हो उस धातु के छड़ को उसी धातु के सल्फेट के विलयन में डुबो दीजिए और आपका इलेक्ट्रोड तैयार हो जाएगा। तो डेनियल सेल के लिए दो इलेक्ट्रोड हमने जिंक की छड़ और कॉपर की छड़ ली, इसे जिंक सल्फेट यानी ZnSO4 और CuSO4 के विलयन में डाला और हमने यहाँ पे क्या किया? इलेक्ट्रोड का निर्माण किया। क्लियर है? यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, यहाँ पे यू आकार की उल्टी नली डाली गई है, इसको हम लोग कहते हैं लवण सेतु। इसको हम लोग क्या कहते हैं? लवण सेतु। और यहां पर ये जो है ये हमारा मीटर है जो कि वोल्टेज को यानी करंट के धारा के प्रवाह को, करंट की दिशा को बताती है। क्लियर है दोस्तों? अब देखिए यहाँ पे अभिक्रियाएं क्या होती है, इस बात को समझिएगा। डेनियल सेल में डेनियल सेल वर्क कैसे करता है, इसके कार्य के बारे में बात करेंगे। देखिए क्या होता है कि यहाँ पर दो प्रकार की अभिक्रियाएं होती है। सबसे पहले अगर बात करेंगे जो जिंक की छड़ है, तो जिंक की छड़ को हम लोग एनोड कहते हैं। क्या कहते हैं? इसको हम लोग कहते हैं एनोड। और जो कॉपर की छड़ होती है, इस वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग कैथोड इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो अब आपको पता होगा कि कैथोड इलेक्ट्रोड मतलब यह धनायन इलेक्ट्रोड होगा और एनोड इलेक्ट्रोड मतलब यह क्या होगी? हमारी ऋणायन इलेक्ट्रोड होगी। अब यहाँ पर इसकी कार्य कैसे होगी? तो यहाँ पर जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पर दो प्रकार की अभिक्रिया होती है। जो पहली अभिक्रिया होती है वह होती है हमारी ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। क्या होती है? ऑक्सीकरण की अभिक्रिया। और जो दूसरी अभिक्रिया होती है वह होती है अवकरण की अभिक्रिया। ध्यान से समझिएगा दोस्तों इस बात को। यहां पर दो प्रकार की क्रियाएं होती है, एक क्रिया ऑक्सीकरण की होती है, दूसरी क्रिया अवकरण की होती है। ऑक्सीकरण की जो क्रिया होती है कहां होती है? जिंक यानी कि एनोड पर होगी और अवकरण की जो क्रिया होगी कहां पे होगी? कैथोड की होगी। तो ऑक्सीकरण की क्रिया क्या होती है? एनोड पर। और यह जो अवकरण की क्रिया है कहां होगी? यह कैथोड पर होगी। तो देखो दोस्तों, यहाँ पे क्या होता है कि जब ऑक्सीकरण की क्रिया एनोड पर होगी वहां पर जो जिंक की छड़ है, जो जिंक धातु है, जो जिंक के परमाणु है, Zn के जो परमाणु है यह बदल जाता है किसके रूप में? Zn++ आयन के रूप में। किसके रूप में? आयन के रूप में। और जो अवकरण की क्रिया होती है इससे कैथोड पर जो कॉपर परमाणु है, यह कॉपर परमाणु बदल जाती है Cu++ आयन
पक्की बात है। तो ऑक्सीकरण क्रिया में क्या होती है, Zn प्लस प्लस आयन का निर्माण होता है, और अवकरण की क्रिया में क्या होती है, हमारी Cu प्लस प्लस आयन की निर्माण होती है। अब चूंकि यह जो प्रक्रिया है सतत चलते रहती है, यह कंटिन्यूअसली चलते रहती है, तो जब यह प्रक्रिया एकदम कंटिन्यूअसली चलेगी तो सोचो क्या होगा, यहां पर Zn प्लस प्लस आयन की अधिकता हो जाएगी, Zn प्लस प्लस की आयन की अधिकता हो जाएगी। कहां पर, ZnSO4 के विलयन में। इस ZnSO4 के विलयन में क्या हो जाएगा, Zn प्लस प्लस आयन की अधिकता हो जाएगी, और यह Zn प्लस आयन कहां पर चिपकना शुरू कर देगा दोस्तों, इस जिंक के छोर पे। कहां पर, इस जिंक के छोर पे। सेम वैसे ही अवकरण की अभिक्रिया में कैथोड पे जब Cu प्लस प्लस का निर्माण होगा तो Cu प्लस प्लस आयन की अधिकता हो जाएगी, कहां पर, CuSO4 के विलयन में, और यह आयन कहां चिपकना शुरू कर देगा, तो इस कॉपर की छड़ पे। तो सीधी सी बात क्या है कि जब यह अभिक्रिया होना शुरू होती है डैनियल सेल में, तो ZnSO4 में जिंक की अधिकता हो जाती है, जिंक Zn प्लस प्लस आयन की, और CuSO4 के विलयन में कॉपर प्लस प्लस आयन की क्या हो जाती है, अधिकतम मात्रा हो जाती है। अब यहां पर ध्यान देखिए क्या होगा कि जब CuSO4 में Cu प्लस प्लस आयन की अधिकता हो जाएगी, तो यहां जो होती है, यह हमारी धन आयन की अधिकता, ZnSO4 में किसकी अधिकता है, धन आयन की, और CuSO4 में ऋण आयन की अधिकता अधिक है। तो जब CuSO4 में ऋण आयन की अधिकता अधिक हो जाएगी बाबू, तो क्या होगा कि कॉपर के छड़ पे ऋण आयन जाके चिपक जाएगी, और जब कॉपर के छड़ पे ऋण आयन जाके चिपकेगी तो क्या होगा, तो जो जिंक के तरफ से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है, अब देखिए जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है जिंक के छड़ के तरफ से किसके तरफ, कॉपर के छड़ के तरफ, उसको क्या कर देगा, रोक देगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज पार्टिकल यहां पे ऑलरेडी ऋण आयन की अधिकता है, दोनों एक दूसरे का रिपल्सन प्रतिकर्षण करेगा, यह इसके पास जाने ही नहीं देगी। और जब इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कॉपर के छड़ की तरफ नहीं होगा तो वहां पर विद्युत धारा का प्रवाह क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, अवरोध उत्पन्न करेगा। कौन, यह एक्सेस मात्रा ऑफ ऋण आयन। क्लियर है। तो जब एक्सेस मात्रा ऑफ ऋण आयन विद्युत के प्रवाह को रोक देगा, मतलब सेल हमारा खत्म, टाटा बाय बाय फिनिश, ले भैया ऑम्फो हो जाएगा। तो वहां पर लवण सेतु क्या आता है, हमारा उपयोग में आता है। और लवण सेतु क्या करती है कि लवण सेतु इस दोनों ZnSO4 और CuSO4 में जो आयन की अधिकता होती है, इसको यह क्या करती है, बैलेंस करके रखती है। इसको क्या करती है, यह बैलेंस करके रखती है, और इधर बैलेंस में रहो, दोनों अपने लिमिट में रहो। तो यह क्या करेगी कि जो आयन है उसके औकात को या अपने औकात में रखेगी, अपने अंडर में रखेगी, और जब यह उसको अपने अंडर में रखेगी तो क्या होगा, इस परिपथ में विद्युत का प्रवाह सतत चलते रहेगा, और हमारा डैनियल सेल जो है यह कार्य करते रहेगी। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत। चलो अब सेकंड इंपॉर्टेंट बात क्या समझना है कि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह कहां हो रहा है, एनोड से कैथोड की तरफ। तो जो हमारी विद्युत धारा है इसकी प्रवाह कहां होगी, तो हमेशा याद रखिएगा कि विद्युत धारा का जो प्रवाह होता है वो इलेक्ट्रॉन के प्रवाह के विपरीत दिशा में होता है। तो इसका प्रवाह कहां पे होगा, इसके विपरीत दिशा में। क्लियर है बच्चों। तो दो चीजें हमने समझा, एक तो हमने ये समझा कि डैनियल सेल का निर्माण कैसे होता है, दूसरी बात हमने ये समझा कि डैनियल सेल की कार्य प्रणाली कैसे है, वो कैसे कार्य करती है। और एक चीज और इसमें हमने समझा है कि लवण सेतु क्या होता है और लवण सेतु क्या कार्य करती है। जो एक और इंपॉर्टेंट बात है इसमें याद रखिएगा कि लवण सेतु में बेसिकली हम लोग क्या क्या लेते हैं। तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूं कि लवण सेतु में दो चीजें प्रमुख रूप से यूज की जाती है, एक होता है KCl या फिर आप यूज कर सकते हो NH4Cl। ये दोनों क्या है, लवण है। तो लवण सेतु में हम लोग क्या यूज करते हैं, लवण यूज करते हैं, और लवण सेतु के मुंह पे एक अगर जल भरी रहती है जिससे कि यह बाकी चीजों को अपने अंदर ना लेके जाए। क्लियर है।
चलिए अब आते हैं डेनियल सेल पे, फिर से कुछ बात करते हैं। तो देखिए डेनियल सेल की बात करेंगे तो डेनियल सेल जो है यह गैल्वेनिक सेल, कौन सा, गैल्वेनिक सेल का ही एक उदाहरण है, गैल्वेनिक सेल का प्रमुख उदाहरण है। डेनियल सेल जो है गैल्वेनिक सेल का प्रमुख उदाहरण है और इसी को हम लोग कहीं कहीं पे वोल्टेज सेल भी कहते हैं, इसी को हम लोग वोल्टेज सेल भी कहते हैं। क्या कहते हैं, वोल्टेज सेल भी कहते हैं। अब बात समझिए कि इसको वोल्टेज सेल क्यों कहते हैं, इस बात को समझिएगा। तो इसको वोल्टेज सेल इसलिए कहते हैं क्योंकि डेनियल सेल में जो हमारी रासायनिक ऊर्जा होती है, कौन सी ऊर्जा, रासायनिक ऊर्जा, इसको हम लोग बदलते हैं किसमें, विद्युत ऊर्जा में। किसमें बदलते हैं, विद्युत ऊर्जा में, इसीलिए इसे वोल्टेज सेल भी कहा जाता है। देखो कितनी कमाल कमाल की बातें आ रही है ना, बहुत कमाल की बातें आ रही है। मैंने आपको शुरू में ही कहा था कि इस चैप्टर, इस वीडियो लेक्चर का अंत तक बने रहिएगा। मैं इस टॉपिक के एक एक पॉइंट को आपको डिस्कस करने वाला हूं। चलिए अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट ये है कि डेनियल सेल की अर्धसेल अभिक्रिया, किसकी बात करेंगे हम लोग, अर्धसेल अभिक्रिया की। तो देखिए अर्धसेल का मतलब क्या होता है समझिएगा। यह पूरा मेरा एक डेनियल सेल हुआ, इस डेनियल सेल में पार्ट ए में जो एक ये वाला इलेक्ट्रोड है यह एक अर्ध सेल हुआ और पार्ट बी में जो दूसरा इलेक्ट्रोड है यह मेरा क्या कहलाएगा, दूसरा अर्ध सेल कहलाएगा। तो डेनियल सेल में दो अर्ध सेल होते हैं जो कि एक जिंक का इलेक्ट्रोड का बना है, एक कॉपर का इलेक्ट्रोड बना है। तो अर्ध सेल की अभिक्रिया कैसे होती है इसके लिए हम लोग समीकरण लिखेंगे। तो देखिए बात करेंगे हम लोग एनोड पर, किस पर, एनोड पर। तो जब हम लोग एनोड पर बात करेंगे तो जरा गौर फरमाइएगा कि एनोड पर क्या होता है। तो बच्चों एनोड पर जो Zn के परमाणु होते हैं यह बदलते हैं Zn++ आयन में अपने दो इलेक्ट्रॉन का त्याग करके। क्लियर है। वैसे ही कैथोड पर क्या होती है, तो कैथोड पर हमारा जो कॉपर का निर्माण होता है, दो इलेक्ट्रॉन, और यह किसमें चेंज होता है, कॉपर। तो यहां से आप दिखा सकते हैं कि एनोड पर यह अभिक्रिया होती है और कैथोड पर यह अभिक्रिया होती है और यह दोनों अभिक्रिया सम्मिलित रूप से अर्धसेल अभिक्रिया कहलाती है। एक अर्धसेल अभिक्रिया हाफ पार्ट ऊपर वाली एनोड पर और हाफ पार्ट नीचे वाली कैथोड पर। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछ रहा है कि डेनियल सेल की अर्धसेल अभिक्रिया क्या होती है तो आप लिख सकते हैं कि डेनियल सेल की अर्धसेल अभिक्रियाएं निम्नलिखित होती है। एनोड पर यह वाली अभिक्रिया और कैथोड पर यह वाली अभिक्रिया आप लिख देंगे। क्लियर है बच्चों, किसी को कोई दिक्कत, कोई दिक्कत होना ही नहीं है, बिल्कुल मक्खन चल रहा है ये क्लास, तो जबरदस्त क्लास चल रही है। अब देखिए अब लास्ट आता है डेनियल सेल की सेल अभिक्रिया, डेनियल सेल की सेल अभिक्रिया या इसी को आप कह लीजिए पूर्ण अभिक्रिया, यानी पूरे डेनियल सेल का पूर्ण अभिक्रिया क्या होता है, ये चीज हम लोग को समझना है। तो देखिए डेनियल सेल की सेल अभिक्रिया या पूर्ण अभिक्रिया लिखते हैं कैसे, ध्यान समझिएगा। सबसे पहले हम लोग एनोड वाले पार्ट को लिखेंगे। तो एनोड पर Zn एक सिंगल सा डंडा देंगे और फिर लिखेंगे यहाँ पर Zn++ और यहाँ पर हम लोग विलयन की सांद्रता को लिखते हैं और यहाँ पर बीच में हम देंगे क्या, डबल डंडा और फिर यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग, कॉपर सिंगल डंडा, कॉपर ++ 1m विलयन की सांद्रता को। कौन सा विलयन, ZnSO4 और CuSO4 वाले विलयन की। क्लियर है दोस्तों। तो ये रही हमारी अर्धसेल अभिक्रिया डेनियल सेल की और ये रही हमारी पूर्ण अभिक्रिया यानी कि सेल अभिक्रिया किसकी, डेनियल सेल की। क्लियर है दोस्तों। तो बताओ कि इस वीडियो लेक्चर में हमने क्या क्या सीखा। तो इस वीडियो लेक्चर में हमने सीखा डेनियल सेल क्या होता है,
डेनियल सेल का निर्माण कैसे होता है, डेनियल सेल कैसे कार्य करती है, लवण सेतु का इसमें क्या कार्य है, लवण सेतु क्या होता है, लवण सेतु कैसे इसको बैलेंस करती है, इसकी अर्धसेल अभिक्रिया क्या होती है, इसकी सेल अभिक्रिया क्या होती है, इसको वोल्टीय सेल क्यों कहते हैं, इन सारे चीजों का जवाब, इन सारे प्रश्नों का जवाब आपको मिला कहां पे, इस वीडियो लेक्चर में। और मैं फिर से एक बार रिपीट करता हूं कि यह वीडियो लेक्चर आपके बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई है, मोस्ट वीवीआई है। क्लियर दोस्तों? तो इस वीडियो को अच्छे से देखिए, प्रिपेयर कीजिए, और वीडियो अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, कमेंट और साथ ही साथ दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए ताकि वो भी इस वीडियो से पढ़ सके। और हाँ, अभी तक आपने अगर इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि जब भी कोई नई वीडियो आएगी वो सीधे आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। तो अच्छे से पढ़ाई कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन हैव अ गुड डे।